सुपर संडे के दिन सुपरहिट मुकाबला, और इस सुपरहिट मुकाबले में आमने सामने होंगी इस टूर्नामेंट की दो सबसे बेहतरीन टीमें, यानी कि भारत और न्यूजीलैंड की टीम चैंपियंस ट्रॉफी साल 2025 में आमने सामने होंगी। और इस हाई वोल्टेज मुकाबले में कौन सी टीम जीतेगी, कौन सी टीम दुबई की पिच पर भारी पड़ेगी, इन सभी मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस समय पूर्व क्रिकेटर और सिलेक्टर रह चुके हैं सबा करीम है, जो इस टूर्नामेंट में लगातार कमेंट्री भी कर रहे हैं। सबा भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और मेरा जोश देख के आपको भी लग गया होगा कि कितनी जबरदस्त तरीके की तैयारी इस समय हिंदुस्तान में चल रही है इस टूर्नामेंट को लेके, इस ट्रॉफी को जीतने को लेके। क्योंकि 2013 वो आखिरी बार था जब चैंपियंस ट्रॉफी हम सब जीते, आप तब सिलेक्टर थे। और अब देखिए आप कमेंट्री बॉक्स में पहुंच गए हैं, लेकिन जो जज्बा है, जो जोश है, वो वैसे का वैसा ही है। हाँ राजीव, मुझे तो लगता है कि पूरा जैसे कि हर बार होता है ना, सारे के सारे देशवासी जो क्रिकेट फैंस हैं वो टीम इंडिया के साथ हैं, सबकी दुआएं उन लोगों के साथ हैं। पर अंत में भारतीय टीम किस तरह से परफॉर्म करती है वो उन पर निर्भर करता है। हम लोग जी। बाहर से बैठकर सिर्फ दुआ कर सकते हैं और विश कर सकते हैं इस भारतीय टीम को। पर ये टीम में इतना इतना ज्यादा अनुभव है, ये टीम इतनी ज्यादा प्रोफेशनल है कि मुझे कोई भी संदेह नहीं है कि बहुत ही आसानी से मुझे लगता है कि ये मुकाबला जीत लेना चाहिए इंडिया को, क्योंकि मुझे अभी भी बहुत ज्यादा क्वालिटी में डिफरेंस नजर आता है इंडिया और न्यूजीलैंड में। तो भाई, क्योंकि दुबई को पिच को लेके, दुबई में लगातार भारतीय क्रिकेट टीम को खेलते हुए जो उनको मौका मिला खेलने का, उन सबको लेके बहुत क्रिटिसाइज किया गया। कैसे आप देखते हैं, क्या वाकई एडवांटेज के तौर पे आप देख रहे हैं कि भारत को एक एडवांटेज है कि दुबई में लगातार वो मैचेस खेल रहे हैं, और फाइनल में भी एक बड़ा एडवांटेज उनके पास होगा? देखिए, अगर हम एडवांटेज की बात करें ना तो सिर्फ ट्रैवलिंग खत्म हो गई है इंडियन टीम की, तो वो अगर हम्म। आप देख लें कि वो अगर एडवांटेज है तो ठीक ठीक है। अरे में विकेट के ऊपर ना इंडियन किसी और टीम का कंट्रोल है। जिस तरह के विकेट दी गई हैं उसमें भारत तैयार है खेलने के लिए। और भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी के पहले ये तो नहीं कहा था ना कि वो दुबई में खेलने के लिए तैयार है। हम्म। भारतीय टीम तो कहीं भी खेलने के लिए तैयार थी। ये तो आईसीसी ने डिसाइड किया है कि भारत के मैचेस तो दो दुबई में होंगे। और दुबई में भी जो स्ट्रिप है उसका भी जो बिहेवियर वो अलग अलग किस्म का रहता है। हम्म। अम, तो उस लिहाज से देखा जाए तो जो 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 चीजें आपके कंट्रोल में हैं वो सभी टीम के लिए बराबर ही हैं। हम्म। और जो अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स हैं वो तो किसी भी टीम के लिए वैलिड नहीं है। तो इन सब बातों पे ध्यान देना और जो एनवायरनमेंट है, जो अंत में जो मकसद है कि चैंपियंस ट्रॉफी होना चाहिए कम से कम, वो तो हुआ है। इसको जी। पता नहीं लोग क्यों भूल जा रहे हैं। अगर इंडियन टीम नहीं खेलती चैंपियंस ट्रॉफी में तो चैंपियंस ट्रॉफी की क्या हालत होती। जी। सबसे पहले तो जो जो लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं उनको ये समझना चाहिए, दे शुड बी थैंकफुल कि इंडियन टीम तैयार हो गई है खेलने के लिए चैंपियंस ट्रॉफी। हम्म। क्योंकि अगर ऐसा होता कि आईसीसी कहती नहीं आपको पाकिस्तान जाना ही जाना है खेलने के लिए, तो फिर इंडिया भाग नहीं ले पाती चैंपियंस ट्रॉफी हम्म। में। लेकिन सवा भाई, थोड़े हैरान है क्योंकि जब आईएलटी में टूर्नामेंट में आप कमेंट्री करके लौटे थे, तब की पिच में और अब की पिच में कितना फर्क आप देख रहे हैं? और फाइनल मैच में क्या एक बार फिर आप देख रहे हैं स्पिन डोमिनेटिंग क्रिकेट देखने को मिलेगी? कुछ ऐसा लग रहा है? थोड़ा सरप्राइज है आप एक महीने में जो चेंजेस हुए हैं दुबई में? नहीं राजीव, वहां पे भी IL T20 में भी दुबई की जो विकेट है ना, देखिए एक तो क्या है ना कि दुबई में बहुत सारे मैचेस होते रहते हैं। हम्म। वहां की विकेट बहुत ज्यादा टायर्ड हो गई है, बहुत ज्यादा थकी हुई है। उनको वहां के क्यूरेटर्स को फुर्सत मिलती नहीं है विकेट को ठीक तरह से प्रिपेयर करने का। हम तो अंतर्राष्ट्रीय खाली IL T20 और ये चैंपियंस ट्रॉफी के बारे में देख रहे हैं ना, वहां पे यूएई के बहुत सारे मैचेस होते हैं, वहां पे हम्म। क्लब मैचेस होते हैं। और वहां पे करीब मुझे लगता है कि 7 या 8 विकेट्स हैं और सबों का इस्तेमाल होता रहता है। तो वहां पे जी। उस दुबई वाले इंटरनेशनल स्टेडियम में ना वो सांस लेने का भी टाइम नहीं है विकेट को। तो हम्म। इस इन हालात में जितनी भी कोशिश कर लें क्यूरेटर, जो विकेट मिलेगी आपको ना दुबई में वो स्लगिश मिलेगी, वो धीमी सरफेस मिलेगी। हम्म। अब जैसे पिछले मैच में हम लोगों ने देखा था, पिछले मैच में बॉल उतना घूम नहीं रहा था। हाँ, विकेट धीमा खेल रहा था। तो अगर आप उस हिसाब से तैयारी करेंगे तो वहां पे रन बन सकते हैं। हो सकता है 320 330 ना बने, तो कम से कम 280 290 तो बनने वाला विकेट है वो। नहीं सवा भाई, आइडियली आप क्या स्कोर देख रहे हैं? और एक न्यूजीलैंड के प्रोस्पेक्टिव से मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, लीग मैच में जो एक्सपीरियंस मिला, जिस तरह से केन विलियमसन ने बैटिंग की एक स्लो ट्रैक पे,
क्या ये टूर्नामेंट चौके छक्के वाला दुबई की जो पिच है क्या वो चौके छक्के वाली नहीं रही है? आप सिंगल डबल से खेलेंगे, और मैं देख रहा था विलियमसन का रिकॉर्ड भी और विराट का भी सेम जो उनका खेलने का तरीका रहा है दुबई के पिच पे खास तौर से। बाउंड्री कम है, सिंगल डबल भाग के ज्यादा रन हम्म, बनाए उन्होंने। हम्म। क्या ये एक क्रूशियल फैक्टर होने वाला है इस फाइनल मैच में? जरूर होने वाला है, क्योंकि धीमी विकेटों पे बड़े शॉट्स लगाना थोड़ा कठिन हो जाता है। अब मुझे लगता है कि जो स्ट्रैटेजी दोनों टीमों की रहेगी इस विकेट पे बल्लेबाजी में, वो यही होगी कि पहले 10 ओवर में अगर आपके स्कोर 45-50 रन भी हो जाते हैं और आप एक या दो विकेट भी खोते हैं, तब उसके बाद वो पारी को बिल्ड करने का काम जो है वो पावर प्ले दूसरा में ही होने वाला है। वो 11 से लेकर 40 ओवर का जो वक्फा रहता है, वहां पर मेहनत करनी होगी बैटर्स को। और उस मेहनत करने का मतलब यही है कि वहां पर आपको सिंगल्स और डबल्स के बारे में ही सोचना होगा। और तेज गति से वो रनिंग बीट में विकेट होनी चाहिए। उसके साथ साथ जब आपको मौका मिले वहां पर आप कोशिश कर सकते हैं चौका लगाने के लिए, पर वो थोड़ा कठिन होगा। क्योंकि हम्म। जहां तक मुझे लग रहा है, जिस तरह का सरफेस है राजीव, दोनों टीम ना वो मिडिल ओवर में ज्यादातर स्पिनर्स का इस्तेमाल करेंगे। तो ऐसे बैटर्स जो स्टेप आउट करके सिंगल्स दे सकते हैं, जो विकेट के पेस के हिसाब से बैकफुट पे आके बॉल को वेकेंट एरियाज में ढकेल के रन ले सकते हैं, उनका मुझे लगता है कि ज्यादा इफेक्टिव रोल रहेगा। केन विलियमसन हो गए, विराट कोहली हो गए। और ऐसे भी वनडे फॉर्मेट में राजीव में आपको एक ऐसा खिलाड़ी चाहिए जी। जो इस तरह का काम करने के लिए तैयार रहे। एक 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 हार्ड वर्किंग बैटर बैटर चाहिए, ताकि उसके इर्द गिर्द और सब जो बैटर्स हैं थोड़ा बहुत और खुल के खेलें। और इस जी। बैटर का रोल यही है कि पूरे के पूरे 50 ओवर वो खेले, जब भी जाए बैटिंग करने के लिए वो अंत तक बल्लेबाजी करता रहे। तो दोनों टीम की मुझे लगता है कि स्ट्रैटेजी यही होगी कल के मैच में। क्योंकि सभा भाई, इस टूर्नामेंट में जब शुरू हुआ था तो हम सब देख रहे थे कि यंगस्टर्स का टूर्नामेंट होगा, बट एक्चुअली एक्सपीरियंस बहुत काम आया। जिस तरह से विराट ने बैटिंग की, मैं देख रहा था पाकिस्तान के खिलाफ 70 रन उन्होंने भाग के बनाए सेंचुरी में, और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्होंने सिर्फ 20 रन बाउंड्री से बनाए, बाकी के 64 रन उन्होंने भाग के बनाए। तो ये जो एक्सपीरियंस की बात कर रही है, और खासतौर से जब फाइनल मुकाबला होता है, क्योंकि आपने बहुत से फाइनल में आप सिलेक्टर भी रहे हो, 2013 मुझे याद आता है, वहां भी एक्सपीरियंस काम आया था जब अश्विन को आखिरी ओवर गेंदबाजी कराई थी महेंद्र सिंह धोनी ने। और आपका बड़ा रोल था उसमें कि रोहित शर्मा ने ओपन करना शुरू किया, वो भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैसला था। क्या कुछ फैसले को लेकर आप अगर हम बात करें डिसीजंस को लेके, रोहित शर्मा की कप्तानी को आप कैसे देख रहे हैं? और इस टूर्नामेंट में जिस तरह से रोहित ने बैटिंग की है, सनी भाई का कल एक स्टेटमेंट में पढ़ रहा था कि उनको एक लंबी पारी के लिए जाना चाहिए, बहुत हो गया चौके छक्के लगाना। क्या टेम्पलेट बदलते हुए देख रहे हैं आप, सेम रोहित शर्मा को खेलते देख रहे हैं आप? नहीं, मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि रोहित शर्मा उसी प्रकार से बल्लेबाजी करेंगे, पर रोहित शर्मा हम्म। के पास जो पोटेंशियल है उस हिसाब से उन्होंने रन बनाए नहीं है। अब इंग्लैंड के खिलाफ जो उन्होंने शतक लगाया तो वो भी तो इसी प्रकार की बल्लेबाजी की थी। जी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि रोहित शर्मा का काम सिर्फ एक पिंच हिटर वाला नहीं है ना राजीव। जो पहले भेजते थे हमारे जमाने में कि नंबर 3 हाँ पर बिल्कुल। ओपन को किसी को भेज दे कि भाई आप जल्दी से जाके 15-20 रन बना लीजिए। उनका काम पिंच हिटर वाला नहीं है, उनका काम है पूरे 50 ओवर खेलना या फिर बड़ी पारी खेलना। तो सनी भाई ने जो बात उठाई है वो सही उठाई है ना, कि हम्म। उनका काम सिर्फ 20-25-30 रन बनाना नहीं है ना, वो तो आपने कर हम्म। दिया है। उसके आगे भी अगर आप लेकर जाएंगे तो जहां पर 280 भारत सोच रहा है वहां पर 320 हो सकते हैं। ये जो हम्म। कला है वो किसी और बैटर में नहीं है। वो तो ऐसे प्लेयर हैं जो 10 ओवर के बाद भी आसानी से चौका छक्का लगा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि एक बार शुरुआत मिल गई तो थोड़ा बहुत संभल कर रोहित शर्मा बल्लेबाजी कर सकते हैं। और थोड़ा हम्म। मुझे लगता है कि ध्यान देना होगा शॉट सिलेक्शन के ऊपर। वो ज्यादा हड़बड़ाहट की जरूरत नहीं है, थोड़ा अगर समय ले लेंगे तब तब जो शॉट ट्राई कर रहे हैं उसमें उनको सफलता मिलेगी। उदाहरण के तौर पर जिस तरह से उन्होंने पिछले मैच में स्वीप शॉट खेला था, वो हम्म। वही शॉट खेल सकते थे, पर चूंकि उन्होंने बहुत जल्दी कर दिया तो उन्होंने लेंथ को ठीक पिक किया नहीं। वो स्वीप वाली बॉल थी नहीं। पर अगर वो थोड़ा और समय गुजार लेते विकेट के ऊपर तो फिर हर बैटर के सामने तो वो फायदा हो जाता है ना। थोड़ा वक्त गुजार हम्म। लीजिएगा तो आपको अंदाजा होने लगता है, लेंथ को पिक करना, शॉट सिलेक्शन में आपको सुधार हो जाता है। तो वही काम करने की जरूरत है इस वक्त रोहित शर्मा को। तो भाई रचिन रविंद्रा का रोल कैसा आप देख रहे हैं? 3 मैचों में 2 शतक, क्या सबसे बड़ा थ्रेट है वो भारतीय टीम के लिए? क्योंकि स्लगिश विकेट्स पे वो बैटिंग बहुत अच्छी करते हैं, हमने टेस्ट मैचेस में भी देखा है। और एक टेस्ट मैच प्लेयर की जरूरत है दुबई की विकेट की, जैसा कि आपने भी कहा कि वो जो सेट हो जाए वो पूरा खेलेगा, वही हम्म। फायदा है। रचिन रविंद्रा का विकेट और टॉस, दो कितना इंपॉर्टेंट चीजें आप देख रहे हैं यहाँ पे? क्योंकि सुनने में आ रहा है जो टीम टॉस जीतेगी आंख मूंद के बैटिंग करना चाहेगी।
हाँ राजीव, होना तो यही चाहिए, पर मुझे लगता है ना कि सचिन रविंद्र नेक्स्ट सुपरस्टार हैं इस वर्ल्ड क्रिकेट के। हाँ जी। क्योंकि ये एक ऐसा बैटर है जो तीनों फॉर्मेट में रन बना सकता है, और बनाने वाला है। क्योंकि बहुत ही सॉलिड टेक्निक है, क्लासिकल वो बल्लेबाजी करते हैं, ज्यादा रिस्क वो उठाते नहीं है। उसके साथ साथ स्पिनर्स के खिलाफ शानदार तरीके से वो कदमों का इस्तेमाल करते हैं, वो कट शॉट अच्छा खेल लेते हैं, स्वीप शॉट खेल लेते हैं। तो अगर इतने सारे शॉट्स आपके पास हैं तो वो खिलाड़ी निश्चित रूप से वो बहुत बड़ा प्लेयर बनने वाला है। उसके ऊपर से उनकी जो टेक्निक है, वो डिफेंसिव टेक्निक भी बहुत अच्छी है। तो ये सारी चीजें से साफ नजर आता है कि ये ये जो प्लेयर है इसको आईसीसी टूर्नामेंट ऐसे भी बहुत ज्यादा पसंद है। जितने जी। शतक उन्होंने लगाए हैं सिर्फ आईसीसी टूर्नामेंट में ही लगाए हैं। अब रही टॉस की बात, अब मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है राजीव के हो सकता है कि इंडिया प्रेफर करे टॉस जीत कर पहले गेंदबाजी करना। अच्छा। क्योंकि भारत के लिए ना सबसे बड़ी चुनौती स्लगिश विकेट पे ये रहता है कि पार स्कोर कितना होना चाहिए। हम्म। अब पिछले मैच जो हुआ था न्यूजीलैंड के खिलाफ लीग स्टेज में, वहां पर भी भारत ने अंत में से 240 रन ही बनाए थे। हाँ। पर इनिशियल स्टेजेस में 3 विकेट भारत के बहुत जल्दी गिर गए थे। वो तो श्रेयस अय्यर और अक्षर पटेल की साझेदारी की वजह से भारत वहां तक पहुंचा था। और वरुण चक्रवर्ती ने बहुत अच्छी गेंदबाजी कर ली, और न्यूजीलैंड के बैटर्स को बात समझ में आई नहीं। पर वो एक ऐसा स्कोर था जो चेजेबल था। हम्म। और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे विकेट थोड़ा बहुत स्लोअर साइड पे है ना, वहां पर अम, ये उचित रहेगा कि भारत टॉस जीतने के बाद पहले वो गेंदबाजी कर ले और अच्छा। सेकेंड हाफ में चेस करे। क्योंकि होता यह है कि दुबई में ना अंडर लाइट्स थोड़ा बहुत विकेट जो है वो अच्छा खेलने लगता है, हम्म। और इसका फायदा मिलता है चेजिंग टीम को। वो पता यानी नहीं कोई आप कुछ वहां का उस तरह का माहौल है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो रन चेज है उसको देखते हुए सभा भाई कह रहे हैं आप? ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ और रन चेज में ज्यादा कंफर्टेबल लगता है इंडिया। ओके। क्योंकि उस तरह का दबाव मुझे लगता नहीं है कि डिफेंड करते वक्त ना, वही मैंने कहा ना कि हमारे पास चूंकि 4 स्पिनर्स हैं, हम्म। हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि सेकेंड हाफ में विकेट और ज्यादा डिटोरेट करे, ऐसा अक्सर होता नहीं है। वो जी। विकेट जिस तरह से फर्स्ट हाफ में रहता है वैसे ही विकेट सेकेंड हाफ में भी रहता है हाफ में थोड़ा विकेट और टाइट हो जाता है, जो जो दरारें रहती हैं विकेट की वो थोड़ी बहुत और मजबूत हो जाती है, वो टूटती नहीं है। हम्म। सभा भाई क्योंकि एक तरफ अक्षर पटेल और श्रेयस अय्यर का आपने जिक्र किया, बहुत मजबूती दी है उन्होंने मिडिल ऑर्डर में और हर मैच में उनका एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है। क्या न्यूजीलैंड थोड़ा लैग कर रहा है वहां पे? क्योंकि उनके जो मिडिल ऑर्डर की बात करें, विलियमसन के बाद एक थोड़ा सा गैप नजर आ रहा है। लैथम ने जरूर रन बनाया, एक शतक लगाया, लेकिन टूर्नामेंट में ऐसा नहीं कोई बड़ा इंपैक्ट छोड़ा जैसा कि अक्षर और श्रेयस ने छोड़ा। एक ग्लेन फिलिप्स को छोड़ दें तो या डेरेन रिचल भी आउट ऑफ फॉर्म नजर आ रहे हैं। कैसे आप देख रहे हैं, क्या यहाँ पे एक बड़ा एज है अक्षर पटेल का फॉर्म में रहना, श्रेयस ने जैसी बैटिंग की और के राहुल जिस तरह से मैच फिनिश करके गए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ? देखिए, जिस तरह का परफॉर्मेंस इंडिया ने दिया है, इंडिया ज्यादा मजबूत टीम तो नजर आ रही है। श्रेयस हम्म। अय्यर है, अक्षर पटेल है, केएल राहुल है, हमारे हार्दिक पांड्या है, रविंद्र जडेजा है। हमारी बल्लेबाजी में बहुत बहुत ज्यादा गहराई है। पर न्यूजीलैंड भी कुछ कम नहीं है राजीव। जी। ये एक ऐसी टीम है जो ना, जो बहुत ही अच्छी तरह उनका ध्यान सिर्फ जो फैक्टर्स जो वो कंट्रोल कर सकते हैं उसके ऊपर रहता है। बाहर हम्म। क्या हो रहा है, टॉस कौन जीत रहा है, टॉस कौन हार रहा है, विकेट किस तरह से खेल रहा है, बाहर से कौन क्या क्या उनके बारे में कह रहा है, उनसे कोई उनको फर्क पड़ता नहीं है। मौसम हम्म। कैसा है, गर्मी है, ठंड है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो टीम ध्यान देती है अपने बेसिक्स के ऊपर, और उसी प्रकार से वो तैयारी करती है, उसी एकाग्रता के साथ वो मैदान में उतरती है। टॉम लेथम ने एक शतक लगाया है इस टूर्नामेंट में। जी। डैरल मिचेल ने पिछले मैच में उनको जो रोल कहा गया था वो उन्होंने बखूबी निभाया है। ग्लेन फिलिप्स ने अंतिम ओवर में आके जो रन बनाए, उसी वजह से दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध पिछले 11 ओवर में, लास्ट के 11 ओवर में 110 रन बने हैं। हम्म। ये टीम बहुत तगड़ी है, और ये भारत को भी भली भांति मालूम है। इनके पास 4 स्पिनर्स भी हैं राजीव। इनके पास जी। माइकल ब्रेसवेल हैं, जो मुझे लगता है कि मेरे ख्याल में जितने सारे ऑफ स्पिनर्स मैं भी देख रहा हूँ ना, आर्ग्यूएबली बेस्ट ऑफ स्पिनर है इस वक्त। उनके बिल्कुल। पास मिचेल सैंटनर है। मिचेल सैंटनर ने बहुत बड़ा परिवर्तन वो लेकर आए हैं अपनी गेंदबाजी में। और वो गेंदबाजी में जो परिवर्तन हुआ है, वो इंडिया में जो टेस्ट मैचेस में जिस तरह की उन्होंने गेंदबाजी की है ना, उसकी जी। वजह से हुआ है। इसके जी। पहले बस वो टाइट बॉलर थे। अब उनके माइंडसेट में ना बहुत बड़ा चेंज आ गया, वो विकेट टेकिंग के माइंडसेट के साथ बॉलिंग करते हैं। बिल्कुल। जिस तरह से उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के साथ विकेट लिया, आप इमेजिन कीजिए
कौन ऐसा कप्तान होगा जो हेनरी क्लासन के सामने अपने आप को लेकर आएगा, हाँ। जबकि मालूम है कि हेनरी क्लासन सबसे अच्छे प्लेयर हैं स्पेन के खिलाफ, वो हम्म। भी पाटा विकेट पे। और उसी लेंथ पे उन्होंने बॉल डाला, उनको तीनों गेंद उसी लेंथ पे डाली, और तीसरी या चौथी गेंद पर हेनरी क्लासन का विकेट लिया। जी। ये तब पॉसिबल है जब आप बॉलिंग कर रहे हैं ये सोच के कि नहीं मुझे विकेट लेना है, मुझे रन नहीं बचाना है अपनी टीम के लिए। तो ये बहुत ही स्ट्रांग टीम है न्यूजीलैंड की। और मतलब हालांकि भारत की टीम ज्यादा मजबूत है, ऑन पेपर ज्यादा तगड़ी है, परफॉर्मेंस वाइज ज्यादा मजबूती है इस टीम में, गहराई बहुत ज्यादा है, जैसे कि मैंने कहा। पर न्यूजीलैंड की टीम में भी गहराई है बैटिंग में, हाँ। वो भी काइल जेमिसन तक बल्लेबाजी करते हैं। तो दोनों में ना, दोनों टीमों के जो एट्रीब्यूट्स है ना, बहुत सिमिलर है। सभा भाई, मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, जैसे आप न्यूजीलैंड की तारीफों में कसीदे पढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो एक 300 करके एक मूवी आई थी, उसमें स्पार्टा के सैनिकों को दिखाया गया कि 300 सैनिक थे, जाके उन्होंने पर्शिया की पूरी सेना हम्म। के सामने एक ऐसा चैलेंज रखा जिसको पर्शियन झेल नहीं पाए थे। तो न्यूजीलैंड टीम को स्पार्टन के नाम से संज्ञा दी गई, और 52 लाख की आबादी वाले देश को कहा गया कि ये सारे स्पार्टन्स हैं जो इस समय चैंपियंस ट्रॉफी में खेल रहे हैं। हम्म। और एडवांटेज क्या होता है ना इस टीम के साथ कि उनको ना ये डर कभी नहीं रहता है कि मुझे कब टीम से बाहर कर दिया। उनके पास लिमिटेड प्लेयर्स है ना, जी। तो वो विश्वास बहुत ज्यादा रहता है, और इसीलिए वो मेहनत करते हैं अपने टीम को जिताने के लिए। और वो हम्म। बहुत ही, वो एक ऐसी टीम है जो हमेशा बहुत ज्यादा स्पिरिट, बहुत ज्यादा एनर्जी के साथ मैदान में उतरती है। तो ये तो मेरे ख्याल सभा में भाई, फाइनल फॉर्मिडेबल मैच वो आप कैसे टीम देख जरूर साबित होगी इंडिया इंडिया के खिलाफ। फाइनल मैच क्या है, स्पिनर वर्सेस स्पिनर आप देख रहे हैं, फाइनल विराट मैच, वर्सेस विलियमसन देख रहे हैं, हाँ। या रचिन रविंद्रा वर्सेस शुभमन गिल देख रहे हैं? नहीं नहीं, मैं तो कई सारे दिलचस्प बैटल देख रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ विराट कोहली वर्सेस मिचेल सैंटनर। अरे मैं देख रहा हूँ केन वाह! विलियमसन वर्सेस वरुण चक्रवर्ती। ये हुई सभा हाँ। भाई वाली बात। मैं देख रहा हूँ रचिन रविंद्र, हाँ, रचिन रविंद्र वर्सेस वरुण चक्रवर्ती। मैं देख रहा हूँ ग्लेन फिलिप्स वर्सेस सभी स्पिनर्स। वो अंतिम के 10 ओवर में भारत किस तरह से बॉलिंग करता है ग्लेन फिलिप्स जी। को। बहुत दिलचस्प मुकाबला होने वाला है। सभा भाई, अब देखिए, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी फील्डिंग का एक फाइनल है, ऐसा, कुछ ना कुछ तो मजा आना चाहिए। जी, और फील्डिंग एक ऐसा एस्पेक्ट है, मुझे लग रहा है वहां तो आप क्लियरली न्यूजीलैंड पे ही दे सकते हैं, जिस तरह के कैचेस पकड़े हैं। वो चाहे ग्लेन फिलिप्स की बात कर लें, या इवन केन विलियमसन ने जिस तरह के कैचेस पकड़े हैं। कैसे आप देख रहे हैं, ये फील्डिंग एक बड़ा एस्पेक्ट होगा इस फाइनल मैच में? बहुत बड़ा फैक्टर जी। अच्छी और दीजिए, उन्होंने अगर 250 बना लिया है कि आप 280 चेज कर रहे हैं। जी। हाँ। तो ये ध्यान में रखकर आपको मैदान में उतरना होगा। चलिए, कैचिंग की इफिशिएंसी तो उनकी 95 to 96% है राजीव। जी। पर वो रन कितना बचाते हैं, चाहे वो आउटफील्ड में या फिर इनफील्ड में हो। तो जुला के मेरे ख्याल में 25-30 रन कर लेते हैं। हम्म। भारत की भी फील्डिंग उतनी बुरी नहीं है, पर भारत की कैचिंग एफिशिएंसी न्यूजीलैंड की टीम से थोड़ी नीचे भी। मेरे जी। ख्याल में वो मिड मिड 80s में है भारत की। भारत को थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी अपनी फील्डिंग के ऊपर, और दबाव तो रहता ही है। फाइनल जी। मुकाबला है, चैंपियंस ट्रॉफी फिर से जीतने का मौका मिल रहा है भारत को। तो एक शानदार प्लेटफॉर्म पर, हालांकि इन सब चीजों के बावजूद मैं अभी भी कहता हूँ कि भारत की जो का जो अनुभव है ना, भारत के जी। पास जिस तरह के बैटर्स हैं, भारत के पास ज्यादा अच्छे क्वालिटी स्पिनर्स हैं। भारत के पास चार चार जो स्पिनर्स हैं ना, वो क्वालिटी स्पिनर्स हैं। उनके हम्म। पास सिर्फ दो क्वालिटी स्पिनर हैं, और दो उनके पास वो ग्लेन फिलिप्स और रचिन रविंद्रा हैं, जो रेगुलरली गेंदबाजी करते नहीं हैं। पर यह 10-10 ओवर करना उनके लिए कठिन रहता है। पर जी। यहाँ पर आपके पास चार ऐसे स्पिनर्स हैं, चारों के चारों स्पिनर्स आपके लिए 10 ओवर डाल सकते हैं। उसके ऊपर से मोहम्मद शमी, हार्दिक पांड्या है। आपके पास ऑप्शन बहुत सारे हैं, और क्वालिटी वाइज भारतीय टीम जो है वो ज्यादा मजबूत मुझे नजर आ रही है। तो भाई, क्योंकि हमने मोहम्मद शमी का जिक्र किया, और मैट हेनरी, दो ऐसे गेंदबाज हैं जिन्होंने कहने को तो कहा जा रहा था कि सब कॉन्टिनेंट की विकेटें हैं और स्पिनर्स का डोमिनेशन होगा। जब मैं लेकिन टॉप 5 विकेट टेकर्स देख रहा हूँ, तो वहां पे नंबर 1 पे मैट हेनरी नजर आ रहे हैं और नंबर 2 पे मोहम्मद शमी है। तो क्या स्लगिश विकेट पे भी तेज गेंदबाजों का एक रोल होता है? क्योंकि टेक्निकली आप ज्यादा बेहतर बता सकते हैं। और क्या फाइनल मैच में शमी का वैसे ही रोल आप देख रहे हैं जैसे ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट था? हालांकि बहुत कंट्रोवर्सी के बाद वो बेचारे आ रहे हैं, कोई लेना देना था नहीं, जिस तरह से उनको घसीटा गया कि उन्होंने एनर्जी ड्रिंक पी ली। ये दिखाता है कि मतलब हम्म। किस तरह से अनपढ़ लोग हैं, और
धर्म के आड़ में अपनी सस्ती लोकप्रियता हासिल करना चाहते हैं, वो अलग एक मैटर था, लेकिन वो कहीं हम्म। ना कहीं पिंच तो करता ही है आपको कि यार मैं देश के लिए खेल रहा हूँ और यहाँ क्या चल रहा है। हाँ राजीव, पर आई थिंक मोहम्मद शमी के पास वो बहुत मेच्योर क्रिकेटर है। हम्म। वो इन सब बातों पर ध्यान देने वाले हैं नहीं, और ऐसे भी एक बहुत ही अहम मुकाबला है। मोहम्मद शमी का रिदम वापस आ रहा है। मुझे अभी भी लगता है कि वो 5% अवे है टोटल फिटनेस से, हम्म। पर उसके बावजूद उनकी अहमियत बहुत ज्यादा इस भारतीय टीम में है। और जैसे जैसे वो बॉलिंग करेंगे, जैसे जैसे उनको विकेट मिलने लगेगा, वो जो 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 फुल जो रिदम होता है वो मोहम्मद शमी का आ जाएगा। हो सकता है कि इस मैच में हमें और भी अच्छे रिदम के साथ बॉलिंग करते हुए नजर आए मोहम्मद शमी। मोहम्मद शमी की भूमिका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्लगिश विकेट पे भी। वहां पे हम्म। भी आपको ऐसा बॉलर चाहिए जो अपराइट सीम के साथ बॉलिंग करे, जो ज्यादा रूम दे नहीं बैटर्स को रन बनाने के लिए, जिसके पास अच्छे कटर्स हों, जो यॉर्कर डाल सकता हो, जो वेरिएशंस लेकर आप बॉलिंग कर सकता है। और ये क्वालिटी मोहम्मद शमी में है। उसके साथ शमी कोई वो क्वालिटी है, बैटर को रीड कर ट्राई से गेंदबाजी में अपना चाहते हैं कि बॉलर की जरूरत होती है। और उसी प्रकार का काम मैट हेनरी ने भी किया है। मैट हम्म। हेनरी की भी खूबी यही है कि वो उनकी लाइन बहुत रहती है। वो ज्यादा रूल देते लेफ्ट हैंड बैटर्स को रन बनाने के लिए ऑस्टम के बाहर। उनकी लाइन बहुत ही सीधी रहती है। हम्म। और वो भी बहुत अच्छी तरह से बैटर को रीड करते हैं। आपने देखा होगा ना, हमारे यहाँ जो टेस्ट श्रृंखला हुई थी वहां पर कितनी बार गिर के बाद बॉल अंदर लेकर आते थे राइट हैंडर, वहां पर कई सारे बैटर्स को ट्रैप किया, क्योंकि जी। उनको मालूम है कि इंडियन बैटर्स जो हैं वो फ्रंट फुट पे तैयार रहते हैं ऑन द राइट शॉट खेलने के लिए। और हम्म। उसी एरिया में उन्होंने कई बार टारगेट किया इंडियन बैटर्स को। तो वो भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर जरूर साबित होंगे न्यूजीलैंड के लिए। तो भाई आखिरी दो सवाल, एक तो क्या आप रोहित शर्मा का आखिरी आईसीसी ट्रॉफी देख रहे हैं आप इसको, एज अ कैप्टन एज अ प्लेयर, और ये खबरें भी निकल कर आ रही हैं कि मे बी भारत जीते या हारे रोहित शर्मा अनाउंस करेंगे। क्या आपको भी लग रहा है उनके बॉडी लैंग्वेज से, जिस तरह से वो क्रिकेट खेल रहे हैं इस टूर्नामेंट में? नहीं, बॉडी लैंग्वेज तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा है। जी। पर रोहित बहुत ही काम और बहुत ही मेच्योर इंडिविजुअल हैं। वो अगर इस तरह का निर्णय लेंगे भी तो बहुत सोच समझ कर लेंगे। हम्म। और रोहित ने हमेशा से, मैं तो काफी सालों से उनके परफॉर्मेंस को देखता आ रहा हूँ। वो बहुत ही बड़े टीम प्लेयर है राजीव। वो किसी भी सेल्फिश रीजन के लिए भारतीय टीम के साथ वो पसंद नहीं करेंगे जुड़े रहना। अगर उनको ये हम्म। लगता है कि उनकी उनकी बॉडी मानसिक रूप से अभी भी वो फिट है, वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो मुझे लगता है वो आगे खेल सकते हैं। कहाँ तक खेल पाएंगे ये कहना मुश्किल है। हम्म। पर अब आगे टूर्नामेंट है क्या, T20 वो खेल नहीं रहे हैं। अब अब वनडे जो वर्ल्ड कप होने वाला है 2027 में होगा, वहां पे 2 साल अभी और है। तो ये जो हम्म। कम्युनिकेशन है ना, ये सिलेक्टर्स को करनी होगी रोहित शर्मा के साथ, हम्म। कि क्या वो वनडे छोड़ के सिर्फ टेस्ट क्रिकेट पे कुछ दिन और खेल ले। ये सारी बातें उनको करनी होगी। पर जैसा कि मैंने कहा कि रोहित बहुत ही सेल्फलेस खिलाड़ी हैं। वो खुद अपने से उनके अंदर वो कैपेबिलिटीज है डिसाइड करने के लिए कि उनको आगे खेलना चाहिए या फिर यहाँ के बाद वनडे क्रिकेट से उनको अलविदा कह देना चाहिए। हम्म। तो चलिए चलते चलते एक आखिरी, हमेशा जैसे कि भविष्यवाणी हम सभा भाई से करवाते हैं। सभा भाई, अब ट्रॉफी न्यूजीलैंड जाते देख रहे हैं या हिंदुस्तान आते देख रहे अरे क्या बात कर रहे हो राजीव, अपने तरफ 2013 के बाद यार फिर से मौका मिला है। हैं? जी। 2017 में हम लोगों ने अननेसेसरी गवा दिया था। पता नहीं किस कारण से वहां पर टॉस जीतने के बाद हम लोगों ने पहले फील्डिंग ले ली। जी। वो बहुत ही अजीब सा निर्णय था वो, वहां पर हम फिर चेस कर नहीं पाए। तो ये बहुत ही अच्छा मौका है हमारे पास। हमारी टीम इतने अच्छे फॉर्म में है, बहुत ही वेल राउंडेड साइड है यहाँ तो। ये जो ट्रेंड शुरू हुआ है ना अब आईसीसी इवेंट जीतने का, उसको हम्म। उसमें ब्रेक नहीं लगनी चाहिए। T20 वर्ल्ड कप जीते हैं हम लोग, इसके बाद ये चैंपियंस ट्रॉफी का जीतने का मौका आ गया है। बिल्कुल, और चैंपियंस ट्रॉफी जीतने का मौका आ गया, और यहाँ से जो आईसीसी ट्रॉफीज में सूखा पड़ा हुआ था बड़े दिनों तक, लग रहा है वो बैक टू बैक खत्म हो रहा है। सभा भाई बहुत बहुत शुक्रिया, और हम सब ये उम्मीद कर रहे हैं कि जो भविष्यवाणी आपने की है वो सच साबित हो। और 2013 में हमने आपके साथ जीत का जश्न मनाया था, तब आप सिलेक्टर थे, अब आप कमेंटेटर हैं। और उम्मीद यही कर रहे हैं कि ये जो चल रही है, एक सिलसिला चल रहा है, वो ऐसे ही चलता रहे, और हम सब ऐसे ही जीत का जश्न मनाते रहे, और भारतीय क्रिकेट आगे की तरफ बढ़ती रहे। पैटर्न है वो चेंज होते रहेंगे बीच बीच में। हो सकता है चैंपियंस ट्रॉफी के बाद एक नई ओडीआई टीम हमें बनते नजर आए, जहां पे हो सकता है विराट ना हो सकता है रोहित ना हो सकता है रविंद्र जडेजा ना हो, लेकिन हमारे पास वो पर्याप्त ऐसे खिलाड़ी हैं जो इस बैटन को लेके भारतीय क्रिकेट को बहुत आगे की तरफ ले जा सकते हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया सभा भाई, आपका हमसे बातचीत राइट। के लिए। थैंक यू। थैंक यू राजीव। थैंक यू।